गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभिव्यक्ति की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। डियर स्टूडेंट, हो सकता है इस समय कुछ स्टूडेंट्स निराश होंगे, लेकिन इस समय आपको निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस समय सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप घर बैठे सकारात्मक सोच से अभिव्यक्ति परिवार के साथ ऑनलाइन क्लासेस लें और अपनी स्टडी को वैसे ही रेगुलर बनाए रखें। डियर स्टूडेंट, अभिव्यक्ति परिवार ने ऑनलाइन क्लासेस जो निरंतर अपनी चली रही है, उसी क्रम में आज एक नई क्लास और मैं शिवराचारण जनरल साइंस के रूप में शुरू करने जा रहा हूँ। रीट लेवल सेकंड में मैं बायोलॉजी लूँगा और अन्य जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उन सभी में जनरल साइंस लूँगा। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं एक ऐसा कॉमन टॉपिक ले लेता हूँ जो आपकी जितनी भी एग्जाम्स है उन सभी में कॉमन आता है, और वो टॉपिक है मानव रोग। मानव रोग, या आप बोल सकते हो ह्यूमन डिजीज। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं कि रोग होता क्या है। WHO ने इसकी क्या डेफिनेशन दी है। तो WHO के अकॉर्डिंग मनुष्य शरीर में, या आप बोल सकते हो मनुष्य में, सामाजिक, शारीरिक या मानसिक या आर्थिक भी बोल सकते हो, इन तीनों कारणों से, ये तीनों कारण अगर सही रहते हैं, इन तीनों कारणों से शरीर का बैलेंस्ड रहता है, शरीर का नियंत्रण रहता है, या ये सही रहते हैं, तो उस अवस्था में अपना शरीर स्वस्थ रहेगा और उसे अपन बोलते हैं स्वास्थ्य। ठीक है। इन तीनों में से अगर किसी में भी अनियंत्रितता आ गई, या किसी में भी अगर प्रॉब्लम्स हो गई, चाहे मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे आर्थिक कारण हो, चाहे आप बोल सकते हो सामाजिक कारण हो, इन सभी में, इन तीनों में से किसी में भी अगर प्रॉब्लम्स हो गई, या तीनों में से अगर किसी में अनबैलेंस्ड हो गया है, तो अपने शरीर का नियंत्रण वो सही नहीं रहता है। और शरीर का अगर संतुलन सही नहीं रहेगा तो उस अवस्था को अपन कौन सी अवस्था बोलेंगे? रोगी अवस्था। ठीक है। इसके अलावा अपन एक और डेफिनेशन बोल सकते हैं कि मनुष्य शरीर में जितने भी कारक हैं, या मनुष्य शरीर के जो कारक होते हैं, वो वातावरण में उपस्थित कारकों से मेलजोल या संबंध नहीं बना पाते, तो वो अवस्था कौन सी अवस्था कहलाती है? रोगी अवस्था कहलाती है। डेफिनेशन से वैसे क्वेश्चन पूछते नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि डेफिनेशन क्या है। क्वेश्चन कहाँ से आता है? देखो, क्वेश्चन आता है रोग पैदा करने वाले कारकों को क्या बोलते हैं। ठीक है। तो देखो, पहला क्वेश्चन पुटअप होता है कि रोग पैदा करने वाले कारक क्या कहलाते हैं? इन्हें अपन बोलते हैं पैथोजन, या फिर इन्हें आप बोल सकते हो एंटीजन, या बोल सकते हो रोग जनक, या फिर बोल सकते हो रोग कारक। ठीक है। रोग पैदा करने वाले कारकों को क्या बोलते हैं? पैथोजन, एंटीजन, रोग जनक, रोग कारक। समझे? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी रोग हो रहा है, चाहे वो वायरस से हो, चाहे वो जीवाणु से हो, कवक से हो, प्रोटोजोआ, किसी से हो, जैसे मान लो कोई भी रोग हो वायरस से हो रहा है, तो उसको पैदा कौन कर रहा है? वायरस। वायरस उसका क्या हो गया? पैथोजन हो गया। जैसे कोरोना वायरस से हो रहा है, कोरोना वायरस है, तो ये क्या हो जाएगा? उस रोग का पैथोजन हो जाएगा। तो रोग पैदा करने वाले कारक क्या कहलाते हैं? पैथोजन। नेक्स्ट है रोगों का अध्ययन। जिस साइंस में रोगों का अध्ययन किया जाता है उसे अपन क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं अपन पैथोलॉजी। ठीक है। ये तो है बेसिक, मतलब ये तो आपको, या तो आपने पढ़ा ही होगा, लगभग आइडिया में मिल जाता है कि पैथोजन, एंटीजन क्या होते हैं, पैथोलॉजी क्या होते हैं। या तो क्वेश्चन यहाँ से बेसिक इजी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, रोग पैदा करने वाले कारक पैथोजन, और अध्ययन क्या कहलाता है? पैथोलॉजी। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन, कुछ टर्म्स होती है, वहां से कई बार क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं, जैसे कि रोग जो पैदा होते हैं उनके कारणों का अध्ययन क्या कहलाता है, या रोग के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है, मतलब ये रोग कैसे कैसे हो रहा है। या और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि रोग होने के बाद किया गया जो भी इलाज है, या उसको सही किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं। या रोग ना हो तो उसके लिए जो बचाव किए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं। तो
तो देखो, रोगों के कारणों का अध्ययन, रोगों के कारणों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसे अपन बोलते हैं इटियोलॉजी। रोगों के कारणों का अध्ययन इटियोलॉजी, रोगों के वितरण का अध्ययन, वितरण का अध्ययन, इसे अपन बोलते हैं एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी। ठीक है, देखो, रोगों के कारणों का अध्ययन इटियोलॉजी, रोगों के वितरण मतलब ये रोग कैसे फैल रहा है, जैसे मान लो आप ऐसे जितने भी कोजेज होते हैं, जो भी कारण होते हैं, उनका अध्ययन, जो भी कारण है उन सभी का अध्ययन कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, वितरण का मतलब ये कैसे कैसे फैल रहा है, जैसे कोरोना का आपको सबको पता है कि ये कैसे कैसे फैल रहा है, तो वो सभी जितने भी कारण है, जो भी वितरण के मतलब रीजन है कि ये ऐसे ऐसे फैल रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? एपिडेमियोलॉजी। और इस कोरोना से, जैसे कोरोना को ले लो आप, तो कि कोरोना से बचने के लिए अपन क्या क्या कर रहे हैं, उससे क्या बोलते हैं? तो देखो, नेक्स्ट है रोग से या रोगों से या रोग होने से पहले, रोग होने से पहले किया गया बचाव क्या कहलाता है? इसे बोलते हैं अपन प्रोफाइलैक्सिस, इसे बोलते हैं प्रोफाइलैक्सिस। देखो, ये जितनी भी टर्म्स है, बेसिक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है। जैसे रोग पैदा करने वाले कारक पैथोजन, अध्ययन पैथोलॉजी, कारणों का अध्ययन इटियोलॉजी, वितरण का अध्ययन एपिडेमियोलॉजी, और रोग होने से पहले किया गया बचाव प्रोफाइलैक्सिस। इसके बाद जो वहां से क्वेश्चन कम ही पूछते हैं, नहीं पूछते, फिर भी आपको बता दूं कि रोग हो जाए उसके बाद अपन डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर उसका क्या करता है, मतलब उसको सही करने के लिए क्या करता है? तो आपको सबको पता ही है क्या करता है। उसको सही करने के लिए रोग क्या डॉक्टर क्या करता है? अपने को ट्रीटमेंट देता है, अपने को उपचार देता है, या आप थेरेपी बोल सकते हो। थेरेपी मतलब रोग होने के बाद जो भी अपन उसको इलाज करवाते हैं उसका, उसे अपन ट्रीटमेंट थेरेपी बोल सकते हैं या उपचार बोल सकते हैं। ये तो हो गई इसकी बेसिक बात। आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। उसके बाद अपन नेक्स्ट आगे चलेंगे रोगों के टाइप्स में। नेक्स्ट है मानव रोग के प्रकार। मानव रोग के प्रकार, रोग कितने प्रकार के होते हैं? कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ये रोग किस प्रकार का होता है। जैसे मान लो कि निम्न में से कौन सा रोग, ये कौन सा रोग है, निम्न में से संक्रामक रोग है, निम्न में से असंक्रामक रोग है, या निम्न में से आनुवंशिक रोग। किसी भी रोग के बारे में आपको कुछ भी पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट है अपना मानव रोग के, मानव रोग के प्रकार। देखो, मानव रोग को अपन 3 टाइप से डिवाइड करेंगे। पहला है आनुवांशिक, या इसको बोल सकते हो जन्मजात रोग। नेक्स्ट है संक्रामक रोग, संक्रामक रोग, और एक होता है असंक्रामक रोग। मानव रोग 3 टाइप के लेंगे अपन। एक होता है आनुवंशिक रोग, एक संक्रामक, एक असंक्रामक। वैसे यहाँ से बहुत कम चांस होते हैं क्वेश्चन आने के, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखो कि कौन कौन से आनुवंशिक रोग होते हैं, या कई बार डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कौन कौन से संक्रामक रोग होते हैं, या डेफिनेशन से, या कौन से असंक्रामक रोग होते हैं। देखना, सबसे पहले आनुवंशिक रोग कौन से होते हैं। आनुवंशिक जहां नाम आ गया तो कुछ स्टूडेंट को तो पता ही होगा, जहां आनुवंशिक नाम आ जाता है, जहां आनुवंशिकी जेनेटिक्स नाम आ जाता है, जहां आनुवंशिकता नाम आ जाता है, तो वहां किसकी बात होती है?
वहां हमेशा गुणसूत्रों की बात होती है। डियर स्टूडेंट्स, आनुवंशिक रोग कौन से होते हैं? देखो, आनुवंशिक रोग वो होते हैं, सबसे पहली बात साथ में मैंने लिखा है जन्मजात रोग। ये रोग जो होते हैं ये हमेशा जन्म से पहले उत्पन्न होते हैं। मतलब कहाँ उत्पन्न होंगे? आप सीधा बोल सकते हो कि आनुवंशिक रोग वो सभी रोग होते हैं जो जन्म से पहले ही, या जन्मजात की बात कर लो, कि वो सभी रोग जो जन्म से पहले माँ के गर्भ में गुणसूत्रों में असमानता, डिसऑर्डर या अनियमितता के कारण उत्पन्न होते हैं, वो सभी रोग कौन से रोग कहलाते हैं? आनुवंशिक रोग कहलाते हैं। या आप ऐसे बोल सकते हो कि वो सभी रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी गुणसूत्रों की या गुणसूत्रों में असमानता के कारण उत्पन्न होते हो, कौन से रोग कहलाते हैं? आनुवंशिक रोग कहलाते हैं। गुणसूत्रों में असमानता का मतलब क्या होगा? यहाँ बेसिक आपको बताइए, गुणसूत्र कितने होते हैं सबको बताइए। आगे मैं थोड़ा सा बात करूंगा गुणसूत्र की, लेकिन बेसिक आपको बताइए कि सब में गुणसूत्र कितने होते हैं। जैसे मानव रोग की बात कर रहे हैं, मनुष्य में गुणसूत्र 46। अगर मान लो इन 46 में या तो हो जाए 45, ठीक है, या हो जाए 47, या आप ऐसे बोल सकते हो कि 23 जोड़ी है, मतलब 46 गुणसूत्र है। तो किसी भी जोड़ी या किसी भी गुणसूत्रों की जीन पर कोई भी डिसऑर्डर हो जाए, कोई भी अनियमितता हो जाए, तो उस समय जो रोग पैदा होते हैं उन सभी रोगों को अपन कौन से रोग बोलते हैं? आनुवंशिक रोग बोलते हैं। संक्रामक रोग कौन से होंगे? कम्युनिकेबल डिजीज, इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। ये होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। संक्रामक रोग वो रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, या एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलते हैं, या कैसे बोल सकते हो कि ऐसे सभी रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचते हैं। वो कैसे भी पहुंच सकते हैं, चाहे वो जीवाणु से पहुंचते हो, चाहे वो वायरस से पहुंचते हो, चाहे वो कवक के द्वारा पहुंचते हो, कैसे भी वो पहुंचते हैं, तो वो सभी रोग कौन से रोग कहलाते हैं? संक्रामक। अब संक्रामक रोग कौन कौन से होंगे उसमें एग्जाम्पल पूछ रहे तो वायरस से जितने भी होने वाले रोग, जीवाणु से जितने भी होने वाले रोग, कवक से, प्रोटोजोआ से, हेलमिंथ, ये सभी जो रोग होते हैं वो सभी के सभी कौन से कहलाते हैं? संक्रामक रोग कहलाते हैं। असंक्रामक कौन से होंगे? असंक्रामक रोग वो सभी रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, उन सभी को क्या बोलते हैं? असंक्रामक। जैसे असंक्रामक में जैसे आप ले सकते हो, कैंसर को ले लो। मान लो कि अगर किसी को कैंसर है, तो क्या उसके पास में जो भी रहता है उसको भी कैंसर होगा? नहीं होगा। तो ऐसे सभी रोग, वो जो कैंसर है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैल रहा, तो उसे क्या बोल देंगे? असंक्रामक। जैसे और एग्जांपल ले सकते हो, हार्मोनल डिजीज, जितने भी हार्मोन से होने वाले जो भी रोग होते हैं वो सभी रोग कौन से होते हैं? असंक्रामक। जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, एसटीएच हार्मोन। एक हार्मोन होता है एसटीएच हार्मोन। एसटीएच हार्मोन है, ये क्या करता है? जैसे बच्चे की बात कर लो, ये ग्रोथ करता है, हड्डियों की ग्रोथ करेगा बच्चे में, तो उसकी क्या होगी? लंबाई बढ़ेगी। लंबाई बढ़ेगी तो उसमें यदि इसका डिसऑर्डर हो गया, आप ये बोल सकते हो कि अगर उसमें इसकी कमी हो गई, तो अगर उसमें ये कमी, तो वो बोना रह जाएगा। क्या उसके पास में जो बैठा है वो भी बोना रह जाएगा? नहीं होगा ऐसा। तो जितने भी हार्मोनल डिजीज होती है, ये जितने भी अभाव रोग होते हैं, अभाव रोग जैसे प्रोटीन की कमी हो गई, या किसी में मान लो विटामिन की कमी हो गई, तो अगर किसी में हुई है तो क्या पास वाले में हो सकती है? ऐसा नहीं होता। या जितने भी ऑर्थराइटिस है, ऑर्थराइटिस का मतलब हड्डियों के जो रोग होते हैं, जितने भी हड्डियों के जो रोग होते हैं, मान लो कि अगर मेरी हड्डी में या मेरे जॉइंट्स में, हड्डियों के जॉइंट्स में पेन हो रहा है, तो क्या पास वाले के पेन होगा? क्या मेरी हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस या कैल्शियम की कमी हो गई है, मान लो कि मेरी हड्डियों में कैल्शियम की कमी होगी, तो क्या पास वाले की हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाएगी? ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जितने भी रोग होते हैं वो कौन से रोग कहलाते हैं? असंक्रामक रोग कहलाते हैं। अब देखो, जितने भी रोग हैं उन सभी के अपन टेबल बना लेते हैं। आनुवंशिक रोग कौन कौन से होते हैं उन सभी के मैं नाम लिख रहा हूँ। आनुवंशिक रोग में संक्रामक, जैसे क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछेगा कि निम्न में से आनुवंशिक है, निम्न में से संक्रामक है, निम्न में से असंक्रामक है। तो एक होता है हीमोफीलिया, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं जब अपन आगे चलेंगे देखेंगे।
एक होता है वर्णांधता, एक होता है सिकल सेल एनीमिया, एक होता है थैलेसेमिया, एक होता है आपका फिनाइल कीटो न्यूरिया, या इसे आप बोल सकते हो PKU। ठीक है, देखो आनुवंशिक रोग में हीमोफीलिया, वर्णांता, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसेमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कुछ सिंड्रोम्स। ठीक है, तो वो भी आनुवंशिक डिसऑर्डर ही है, मतलब आप ये बोल सकते हो कि वो भी गुणसूत्रों के कारण ही होते हैं। वो अपन जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं इसी क्रम में आपको आनुवंशिक रोग के साथ ही वो बताऊंगा। सिंड्रोम जो होते हैं वो थोड़ा सा अलग है, वहां बात करेंगे अपन। संक्रामक रोग कौन से होते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, संक्रामक रोग वो सभी रोग हो जाएंगे जैसे वायरस से होने वाले, वायरस जनित, या जीवाणु से होने वाले जीवाणु जनित, या आप बोल सकते हो कवक से होने वाले कवक जनित, या आप बोल सकते हो प्रोटोजोआ से होने वाले, या आप बोल सकते हो हेलमेंथिस से होने वाले। ठीक है, असंक्रामक रोग कौन से होंगे, अभी मैंने आपको बताया था, जैसे कैंसर, ऑर्थराइटिस, ऑर्थराइटिस ऑर्थराइटिस होते हैं जितने भी हड्डियों के रोग, हड्डियों के जो भी रोग है, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलेंगे, अभी मैंने बताया था आपको। एक होता है अभाव रोग, अभाव रोग मतलब पोषक तत्वों की, न्यूट्रिशन की कमी से, अगर पोषक तत्वों की कमी हुई है तो वो भी कौन से होंगे, संक्रामक। या फिर आप बोल सकते हो हार्मोनल डिजीज, हार्मोनल रोग, या हार्मोन से होने वाले रोग। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बेसिक टाइप से ही मिल सकता है कि कौन सा आनुवंशिक रोग है, कौन सा संक्रामक है। अब संक्रामक में देखो वायरस से होने वाले रोग बहुत सारे होते हैं, जीवाणु से कहोगे, ये अपन एक एक करके आगे पढ़ेंगे। हार्मोनल जो रोग होते हैं कैंसर, ऑर्थराइटिस, अभाव रोग, कैंसर को यहाँ पढ़ेंगे, बाकी सभी को अपन जो सिस्टम के जितने भी रोग होंगे उन सभी में पढ़ेंगे। तो ये सभी है रोग के प्रकार। अब अपन सबसे पहले आनुवंशिक रोग लेंगे और एक एक रोग को आगे करते रहेंगे। नेक्स्ट पहला है आनुवंशिक रोग। आनुवंशिक रोग कौन से होते हैं, देखो अभी मैंने आपको पहले ही बताया था कि आनुवंशिक रोग कौन से होंगे, कि जो रोग गुणसूत्रों में असमानता के कारण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं या फैलते हैं, कौन से रोग कहलाते हैं, आनुवंशिक रोग कहलाते हैं। देखो पहला है अपना आनुवंशिक रोग। आनुवंशिक रोग की बात करेंगे तो किसका नाम आएगा, गुणसूत्र का नाम आएगा। तो आप ये बोल सकते हो कि ऐसे सभी रोग जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में फैलते हैं, किसके कारण, गुणसूत्रों में असमानता के कारण फैलते हैं, वो सभी के सभी रोग कौन से होते हैं, आनुवंशिक रोग। अब इस आनुवंशिक रोग को स्टार्ट करने से पहले मैं पहले थोड़ा सा गुणसूत्र के बारे में बात करूंगा। देखो गुणसूत्र क्या होता है, सब जानते हो आप, गुणसूत्र क्रोमोसोम। मनुष्य की बात कर रहे हैं, मनुष्य में कुल गुणसूत्र कितने होते हैं, मनुष्य में कुल गुणसूत्र कितने होते हैं, टोटल गुणसूत्र होते हैं कितने, 46। जोड़ी पूछे तो कितने, 23 जोड़ी। ठीक है, मनुष्य में टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं, 46, और वो जोड़ी में कितने होते हैं, 23। गुणसूत्र की बात मैं इसलिए यहाँ कर रहा हूँ, ये वैसे जेनेटिक्स का टॉपिक है, यहाँ अपन इसकी बात नहीं करते, लेकिन मैं यहाँ केवल आपको उतना, ऐसे नहीं कोई गुणसूत्र पूरा डिटेल में बात करेंगे, अपने को केवल और केवल क्या करना है कि मेल और फीमेल, महिला और पुरुष दोनों के गुणसूत्रों का प्रारूप देखना है। तो आपको वो देखना है कि क्या गुणसूत्र एक ही होते हैं या फिर गुणसूत्र भी अलग अलग होते हैं, देखना।
46 गुणसूत्र है, तो मैं बात कर रहा हूं 46 गुणसूत्र में पुरुष में गुणसूत्र और महिला में। ठीक है, देखना पुरुष में गुणसूत्र 46 होंगे, महिला में कितना है 46। लेकिन क्या ये 46 के 46 एक ही होते हैं या अलग अलग होते हैं? तो देखना पुरुष का यदि आपको गुणसूत्रीय प्रारूप पूछा जाए, पुरुष का गुणसूत्रीय प्रारूप, एक मेल का गुणसूत्रीय प्रारूप क्या होता है? तो देखना एक मेल का गुणसूत्रीय प्रारूप, ये जो 46 गुणसूत्र है इनको अपन लिखते हैं 44 प्लस एक्स और वाई। ठीक है, अगर एक फीमेल की बात करें, अगर अपन एक महिला की बात करें, तो क्या उसमें भी ऐसा होता है? तो उसमें होता है 44, तो ऐसे लिख दो और इधर लिख दो एक्स और एक्स। लगभग को पता होगा ये कि एक पुरुष का गुणसूत्रीय प्रारूप होता है 44 प्लस एक्स और वाई, और एक महिला का गुणसूत्रीय प्रारूप होता है 44 प्लस एक्स एक्स। अब देखो इधर 44 लिख दिया, इधर 44, 46 में से अपन ने 44 तो अलग लिखे हैं, और ये 45 और 46, देखो 44 45 46, 44 45 और 46, टोटल 46 गुणसूत्र इधर है, 46 इधर है। तो क्या ये सेम है? ये दोनों क्या होते हैं अलग अलग। कैसे देखना, ये 44 गुणसूत्र, ये 44 गुणसूत्र मेल और फीमेल दोनों में क्या है सेम है, तो ये एक अलग टाइप के गुणसूत्र होते हैं। इनको अपन क्या बोलेंगे देखना, ये होंगे, इन्हें बोलते हैं अपन समजात, या इन्हें बोलते हैं अपन ऑटोसोम, या इन्हें बोलते हैं अपन अलिंगी, या इन्हें बोलते हैं अपन कायिक। देखो मेल और फीमेल दोनों में ये 46 में से 44 में सेम लिखे हैं, 44 44 जो गुणसूत्र है वो होते हैं सेम होने के कारण मैंने बोल दिया समजात। ठीक है, ऑटोसोम, अलिंगी क्यों बोला अभी बताऊंगा, और बोलते हैं कायिक। मतलब आपको पूछ ले 44 गुणसूत्र को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये 44 कितनी जोड़ी होगी 22 जोड़ी। ठीक है, और ये कौन सी जोड़ी होगी, ये होगी 23वीं जोड़ी, और ऐसे ही ये 22 जोड़ी, और वो कौन सी होगी 23वीं जोड़ी। अब देखो अगर आपको पूछे पुरुष में समजात या ऑटोसोम या एलिंगी या कायिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, जोड़ी में पूछे तो 22। ठीक है, और वैसे संख्या में पूछे तो 44। ठीक है, और 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र क्या होते हैं अभी बात करेंगे। महिला और पुरुष दोनों में 44 गुणसूत्र तो क्या होंगे सेम, और 23वीं जोड़ी ये गुणसूत्र है ये दोनों में ही क्या होते हैं अलग अलग है। इधर एक्स वाई है और उधर क्या है एक्स एक्स है। इसको बोलते हैं अपन एलोसोम, या फिर इसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम या लिंगी गुणसूत्र। ठीक है, लिंगी गुणसूत्र क्यों बोला है, देखो महिला और पुरुष में लिंगी गुणसूत्र जो होते हैं, मतलब 23वीं जोड़ी के गुणसूत्रों को अपन कौन से गुणसूत्र बोलते हैं, लिंगी गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब भी बच्चा होता है तो बच्चे में जो लिंग का निर्धारण होता है, मतलब लड़का हो गया लड़की, इसका निर्धारण करने में जो अहम भूमिका होती है वो कौन सी जोड़ी के गुणसूत्रों की होती है, वो होती है 23वीं जोड़ी के गुणसूत्रों की। इसीलिए इनको अपन क्या बोलते हैं लिंगी गुणसूत्र। इनकी लिंग निर्धारण में नहीं होती, इसलिए इसको क्या बोल दिया अलिंगी गुणसूत्र। तो गुणसूत्र में आपको गुणसूत्र क्यों बताया मैंने, कि केवल आपको गुणसूत्रीय प्रारूप का पता लग जाए, और जब आपको गुणसूत्रीय प्रारूप अच्छे से पता है तो भी अपन आगे रोग करेंगे उन सभी में आपको ये गुणसूत्रीय प्रारूप ही पूरे रोगों में यही काम आने वाला है। आज के लिए इतना ही, बाकी कल अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इससे आगे मैं रोग स्टार्ट करूंगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आपकी क्लास वैसे ही रेगुलर रहेगी, निराश होने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैंने आपको बताया था आपको ऐसे ही रेगुलर स्टडी करनी है। हम आपके साथ है, अभिव्यक्ति परिवार आपके साथ है। धन्यवाद।